नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। इस समय पूरे देश में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि आखिर अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले विधायकों के बगावत को लेकर राज्यसभा के चुनाव में सपा के 7 विधायक जो है बगावत जो कर दिया है जिन्होंने, उसको लेके चर्चा हो रही कि आखिर ये कैसे हुआ। और ये सारे के सारे जो लोग थे वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी लोगों में से एक थे। मैं बारी बारी से आपको बताता हूं कि आखिर कैसे जो है ये इन लोगों का जो बगावत का सिलसिला है वो शुरू हुआ। अभी नाम आप देख रहे हैं पूजा पाल का, जो स्क्रीन पे चल रहा है, आपने देखा। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के तब विधायक बने जिस समय मोदी की आंधी चल रही थी। राकेश सिंह भी गौरीगंज अमेठी से चुनाव जीत के आए और ऐसे समय में विधायक बने जिस समय भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा था। अभय सिंह भी भाजपा के नेता को हरा के विधायक बने। विनोद चतुर्वेदी, उसके अलावा राकेश पांडे और आशुतोष मौर्य, ये सारे के सारे ऐसे लोग थे जो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत दिनों से थे और बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी के झंडे और इकबाल को बुलंद किए हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से माफ कीजिएगा, जिसकी वजह से ये पार्टी जो है इस दौर में पहुंच गई है। मैं आपको सबके इनसाइड की बात बताना शुरू करता हूं। पूजा पाल जो है वो प्रयागराज से हैं। आपको याद होगा राजू पाल जो विधायक हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के, जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और पूजा पाल को मुझे याद है 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी ज्वाइन कराना चाहती थी, लेकिन पूजा पाल ने उस दौरान पार्टी नहीं ज्वाइन की। इस समय जब राज्यसभा में वोट करने की आवश्यकता हुई तो आखिर पूजा पाल ने अखिलेश यादव का साथ क्यों छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पूजा पाल अपनी विधानसभा सीट बचाती रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का साथ छोड़ना उनको कमजोर बनाता है। अभय सिंह, मुझे याद है आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अभय सिंह समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और यादव परिवार की कस्में खा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि अभय सिंह को जो है वो समाजवादी पार्टी से बगावत करनी पड़ी। हमारी जो बातचीत हुई अभय सिंह से, उसके मुताबिक ये निकल के आया कि जिस तरीके से रामलला को लेके लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से टिप्पणी की जाती थी और इन सारे मामलों को लेके अखिलेश यादव ने जिस तरह से चुप्पी साधी थी, उनके आसपास के रहने वाले जो सिपहसालार हैं उन लोगों की तरफ से जो अखिलेश यादव को सलाह दी जाती थी, उसको लेके अभय सिंह नाराज थे। और कहा जा रहा था कि इसके बाद अभय सिंह ने जो है ये निर्णय लिया कि वो जो है संजय सेठ को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। राकेश सिंह जो कि गौरीगंज से अमेठी से विधायक हैं, अमेठी कितनी महत्वपूर्ण सीट है आपको पता है गांधी परिवार के लिए, और जिस समय गांधी परिवार को जरूरत थी, गांधी परिवार की तरफ से राकेश सिंह के पास ऑफर भी था, लेकिन राकेश सिंह ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि राकेश सिंह समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जो इनसाइड स्टोरी है राकेश सिंह में वो ये है कि राकेश सिंह जब अभी हाल में जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के चले गए थे तो राकेश सिंह जो है वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से मना के पार्टी ज्वाइन कराता हूं और उसके बाद आपकी तरफ से उनको ठीक से निर्देश मिल जाएगा तो पार्टी की लाइन ठीक हो जाएगी और हम लोगों को लोकसभा के चुनाव में अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस कमरे में राकेश सिंह थे खड़े, उस कमरे में अखिलेश यादव अकेले बैठे थे, उसमें 14 कुर्सियां लगी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने राकेश सिंह को बैठने तक के लिए नहीं कहा। राकेश सिंह को लगा कि इतना पुराना साथ होने के बाद भी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से व्यवहार है तो मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आ गया है जब निर्णय लिया जाए। और निर्णय उन्होंने ये लिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया और समाजवादी पार्टी से वो दूर हो गए। राकेश पांडे जो कि अंबेडकर नगर से आते हैं, वहां से विधायक हैं और कहा जा रहा था कि राकेश पांडे भी मुलायम सिंह यादव के बहुत पुराने शख्स हैं,
उनके साथ उनके जो भाई हैं वो रितेश पांडे जो कि बहुजन समाज पार्टी में रहे, वो चले गए, लेकिन राकेश पांडे ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आखिर इस समय जो हालात हैं वो अगर देखिए तो राकेश पांडे ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जो मजबूत लोग हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित थे, जिन्होंने पार्टी को वोट दिलाने का काम किया। अब हम आपको बताते हैं मनोज पांडे की बात। मनोज पांडे के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मनोज पांडे उस जगह से आते हैं जो गांधी नेहरू परिवार की विरासत रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस समय गांधी नेहरू परिवार की सरकार थी उस दौरान मनोज पांडे को कितनी बार जो है पार्टी की तरफ से बुलाया गया था। यह भी कहा जा रहा था कि उनको केंद्र में बड़ा पद दिया जाएगा, यहां तक कि कैबिनेट मंत्री तक का उनको ऑफर था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मनोज पांडे को ऑफर था, लेकिन उसके बाद भी मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इधर हाल में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार राम को लेके, देवताओं को लेके बयान दे रहे थे, उसको लेके मनोज पांडे ने कई बार अखिलेश यादव को जानकारी दी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। पार्टी की नेता हैं और अशोक यादव हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इन दोनों लोगों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी में जो सलाहकार हैं क्या वो अखिलेश यादव को सही सलाह नहीं दे रहे हैं या अखिलेश यादव चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। पहले हम चलते हैं अशोक यादव जी के पास। अशोक जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि कैसे जो है आपके इतने महत्वपूर्ण साथी जो वर्षों से आपके साथ थे, उन्होंने आपका साथ ऐसे वक्त में छोड़ा जब आपको उनकी जरूरत थी। अशोक जी, क्या कहेंगे आप इसको लेके? देखिए, इसमें बेसिकली जिस तरह से ये लोग भगवान राम के नाम का सहारा ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कम से कम भगवान के नाम पे इस तरह के पाप को छुपाना उचित नहीं। भगवान राम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई किसी के पीठ में छुरा घोंपे, कोई किसी के साथ गद्दारी करे। अगर आप उनकी जो भी लोग गए, उनकी अंतरात्मा इतना प्रबल अंदर से कचोट रही थी, तो विधानसभा से भी सदस्यता से उनको रिजाइन कर देना चाहिए। आपकी अंतरात्मा उस समय सोई थी जब आप हमारे झंडे से, हमारे बैनर से, हमारे टिकट पे जाके वोट मांगे। वो वोट आपके नाम पे नहीं दी थी जनता, उस समाजवादी विचारधारा के नाम पे वोट दिया था, समाजवादी झंडे को वोट दिया था जनता ने। आप जितने भी लोग बड़े बड़े तुर्रम खां जो आपने नाम गिनाए हैं, ये सारे तुर्रम खां का इतने बड़े खान हैं, तो निर्दल लड़के जीत लेते तो पता लग जाता कि कौन कितने पानी में है। पार्टी की विचारधारा से वोट मिलते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। अशोक जी, वो तो अभी आगे देखने में पता चल जाएगा कि पार्टी की विचारधारा कितनी इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि अगर आप, जैसा मैंने राकेश सिंह का आपको बताया, राकेश सिंह तो अभी 2 दिन पहले उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। अखिलेश यादव अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे, उन्होंने राकेश सिंह की बात सुनी और उन्होंने उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा। ये कहाँ की बात है? ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, है ना। और ये मतलब अगर आप ही जाइए, आप ही हमारे पास आइए या किसी के पास जाइए, तो आप तो ये अपेक्षा करेंगे ना कि भाई हमें बैठने के लिए कुर्सी दी जाए, कहा जाए, कम से कम कहा जाए कि भाई बैठ जाओ, बैठ के अपनी बात बताओ। चलिए, खैर कोई नहीं। रोली तिवारी जी, ये बताइए, आप भी कभी अखिलेश जी की बहुत करीबी थी और आपने भी अच्छी खासी समाजवादी पार्टी की राजनीति की है। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स आपके समय समय पे, हम लोग उस समय देखते थे जब खटाक से आप ट्वीट करती थी और चीजें आगे बढ़ जाती थी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के साथ के जो लोग थे, जो इतने करीबी थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए? क्या लगता है कि कहां कमी है, कहां गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि ये तो पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है। अनम्यूट करिए रोली जी, आप अनम्यूट नहीं है शायद। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, बोलिए जी। अरविंद जी, मैंने एक बार एक बात लिखी थी कि पांडवों के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के सलाहकार जो थे वो शकुनी थे। तो आपने देखा कि उसका रिजल्ट या उसका परिणाम जो था वो क्या था। महाभारत का युद्ध जो था उसका परिणाम आपने देखा था। तो सबसे बड़ी बात, हमेशा मैं पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर भी हमेशा कहती रही कि जो सलाहकार है वो कम से कम विश्वसनीय होने चाहिए, नीरशीर विवेकी होने चाहिए और सही बात बताने वाले होने चाहिए। अखिलेश यादव जी, क्योंकि इस देश के, प्रदेश के ही नहीं, देश के बड़े नेता हैं और मेरे भी नेता रहे हैं, तो मैं ये हमेशा ये चाहती थी कि अखिलेश जी के आसपास के लोग, क्योंकि वो
पूरे दिन जनता से बात नहीं कर सकते, क्या चल रहा है उसको नहीं जान सकते, तो वो जो लोग जो उनके साथ थे वो सही राय दें, ये बहुत आवश्यक था। और ऐसी ही एक राय मैंने दी थी कि प्रभु, भारत आस्थाओं का देश है, भारत भावनाओं का देश है, यहाँ प्रभु श्री राम का अपमान करके राजनीति नहीं हो सकती, यहाँ पर श्री रामचरितमानस को जला करके राजनीति नहीं हो सकती। तो मैंने जब ये बात सलाह दी, तो एक जो कॉकस होता है, एक जो सलाहकार मंडल जो एक तरीके से अखिलेश यादव जी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहता है, उस पार्टी को खत्म कर देना चाहता है, उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई कराने की बात की, मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दी। मेरे को अभी, मैं 16 वर्ष उस पार्टी में रही और आज मैं एक राजनीतिक वनवास से गुजर रही हूँ। हालांकि मेरे पास कई अवसर थे किसी अन्य दल में जाने के, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी आस्था और मेरा विश्वास प्रभु श्री राम में था, तो मैं अपने धर्म और सामाजिक कार्यों को अभी आगे बढ़ा रही हूँ और समय आने पर कोई राजनीतिक निर्णय भी लूंगी। लेकिन ये बड़ी विषम स्थितियां समाजवादी पार्टी के सामने है, क्योंकि मैंने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में भी काम किया था। मुलायम सिंह यादव जी भाप लेते थे, आपने 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 उन पर, आपने तो उनको देखा है जी, लंबे जी समय जी, से मैंने उनको देखा भी है, सुना भी है, राजनीति करते, सुना भी है और राजनीति करते हुए देखा भी है आपने उनको। तो उनके अंदर जमीन से उठ करके जो राजनीति करने का मादा था वो बिल्कुल अलग था। अब ये जो नई सपा है, नई हवा है, इसमें कई बार मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बाकायदा कहा कि जिस भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है, सीधे सीधे लड़ाई उत्तर प्रदेश में है, वो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, वो कभी किसी जाति की बात नहीं करती। और आप पीडीए की रट लगाए हुए हैं, जहां आप बार बार कहते हैं मेरे वोटर से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। तो जो सवर्ण लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, कायस्थ है, उनके लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। उसके बाद अनुशासनहीनता चरम पर है। जो कुछ लोग ऐसे हैं, ट्रोलर्स हैं, कुछ इन जातियों के लोग हैं जो पूरे दिन ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गालियां देते रहते हैं, वैश्य समाज को गालियां देते हैं, कायस्थ समाज को गालियां देते हैं। रोली जी देखिए, गाली तो किसी को देने का अधिकार नहीं है। खैर, अशोक जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। अशोक जी, आपने रोली तिवारी की बात सुनी, 16 साल इन्होंने समाजवादी पार्टी को दिए हैं और जितने साथी आपके गए हैं उन लोगों ने भी कई साल जो है समाजवादी पार्टी को दिए हैं। ये दुख और तकलीफ की बात है। मैंने भी मुलायम सिंह यादव जी को कई बार बहुत नज़दीक से सुना है, उनके साथ बात करने का मौका मिला है और अखिलेश जी के साथ भी हमारी इतनी बातचीत तो होती है कि कम से कम हमारी बात सुन लें। अखिलेश जी से जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं है, मैं ये खुलेआम बोल रहा हूं। उनके जैसा स्वागत करने वाला, उनके जैसा प्रेम जताने वाला आदमी कोई नहीं है। और आप कभी भी मिलिए तो जितने उत्साह से वो मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं, ये हमने न जाने कितनी बार देखा है। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें, राजनीति को अगर हम समझने की बात करें, तो राजनीति तो अपनी प्रकृति से काम करती है, उसका जो नेचर है वो उसी तरीके से काम करेगी। मैं आपसे ये अशोक जी समझना चाहता हूं कि आखिर कहां चूक हो रही है, आप क्या मान रहे हैं? मतलब हमारे ख्याल से जैसे जो राम की बात रोली जी कह रही हैं, मैं उसको छोड़ देता हूं, चलिए राम की वजह से रोली जी गई, अभय सिंह बता रहे हैं कि मैं भी राम की वजह से गया, मनोज पांडे कह रहे हैं हम भी राम की वजह से गए, राकेश सिंह कह रहे हैं हम राम भी थे उसमें और दूसरी भी चीजें थी। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि क्या जो भावना है लोगों की, उस भावना को समझने में कोई चूक हो रही है, राजनीति में समझ में कोई दिक्कत हो रही है? क्योंकि देखिए पीडीए तो है, लेकिन आपके सहयोगी ही, आपकी सहयोगी दल की नेता ही पल्लवी पटेल ही आप पे ही सवाल उठा रहे हैं, तो बताइए जनता क्या करेगी? अशोक यादव जी, पल्लवी पटेल कह रही हैं कि भाई आपने पीडीए के लोगों को टिकट ही नहीं दिया। राकेश सिंह हमसे कह रहे थे कि भाई जया बच्चन जी एक तस्वीर खिंचवा लेती हैं तो अंग्रेजी में ऐसी बात कहती हैं कि कार्यकर्ता दुखी हो जाए। उसको तो समझ में आता नहीं है, लेकिन वो ऐसे तस्वीर खिंचवाती हैं कि अब कोई कुछ मतलब दोबारा किसी कहने की हिम्मत नहीं होती है। तो प्रश्न तो ये आदमी पूछेगा ही पूछेगा आपसे। देखिए, आपने कई सारे सवाल किए और उसमें से जो तरह की जो सवाल आप कर रहे हैं कि ऐसा क्या माहौल है कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जी जी, एकदम ठीक आपने। विधानसभा का चुनाव देखेंगे उत्तर प्रदेश का, इसके पहले 2022 वाला, तो क्या ऐसी मजबूरी थी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से पलायन हो रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ। उसमें दारा सिंह चौहान थे, ओम प्रकाश राजभर थे, सौम्य प्रसाद मौर्य थे और कई नेता थे, बड़े नेता थे। तो ये देखिए, ये सारी चीजें, जो भी नेता जब पार्टी छोड़ता है तो कोई न कोई कारण जरूर बताएगा, क्योंकि अगर वो नहीं कारण बताएगा तो उसके पास जब मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने का कोई तो कारण बताएगा वो। तो इसी क्रम में कोई राम का नाम ले रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा अपमान हो गया, कोई कह रहा है कि इस तरह की बातें हो गई। बताइए, समाजवादी पार्टी में जिस तरह की इन्वायरमेंट है, हम जो है जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क बनवा सकते हैं, हम लोग आजमगढ़ में पंडित राहुल संकृत्यानंद के नाम पे हॉस्पिटल बनवा सकते हैं,
तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पीडीए की राजनीति करती समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हर जाति धर्म मजहब को साथ लेकर के और सबको सम्मान देने की बात करती है। ठीक है, पीडीए हमारा नारा है, पीडीए हमारा आंदोलन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पीडीए के अलावा जो वर्ग है उस वर्ग को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं या उनको कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनको डाइजेस्टेबल ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। बाकी देखिए, हर स्तर पे हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बातें बोल जाते हैं। अभी अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा एक मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधायक जी थे, उनका पीए ने क्या काम किया। तो अब इससे बड़ी क्या पराकाष्ठा हो सकती है? अनुसूचित जाति के लड़के के ऊपर शराब की पेशाब किया। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है। तो देखिए, हर दल में थोड़ा बहुत इस तरह के लोग होते हैं जो कभी कभी कुछ बातें आवेश में आके बोल जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी का नेतृत्व उनसे बुलवा रहा है। आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा जब छोड़ा पार्टी? उन्होंने कहा कि मेरे बयान को हमेशा पार्टी ने कहा कि ये उसका बयान नहीं है, यही कहा ना उन्होंने। तो अगर पार्टी उनके बयान को कहती कि नहीं हमारा बयान है, तो पार्टी दोषी होती है। आपकी बात से देखिए मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं है सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि राजनीति तो देखिए तुरंत रिएक्शन चाहती है। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बता सकता हूं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव जिसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, अगर हम उनके चुनावी आंकड़ों को देखें ना, तो उसमें यादवों के अलावा सभी जाति और धर्म और वर्ग के लोगों ने उनको वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। तब समाजवादी पार्टी जो है बहुमत के करीब पहुंची, बहुमत को पार किया और उन्होंने सरकार बनाई। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि इस वजह से हम आज इस बात को कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतने सारे लोग चले गए। रोली जी, मैं आपसे ये जरा एक बात समझना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं, जिसकी बात अशोक जी कह रहे हैं कि भाई सब जगह ऐसे लोग होते हैं, अखिलेश यादव के सलाहकारों की टोली को लेके आप क्या कहेंगी? क्योंकि उनके सलाहकार तो सब लोग जानते हैं कि भाई कौन लोग हैं वो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अशोक जी भी जानते हैं। तो उस पे वो कितना रिलाई करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, उनकी जो तैयारी होती है वो किस तरीके की होती है? क्या किसी विषय पे लंबी चर्चा करते हैं वो अखिलेश यादव जी से? तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सलाहकारों की जो जिम्मेदारी होती है, क्या वो अपना धर्म निभाते हैं? क्या सही बात अखिलेश जी तक पहुंचाते हैं? देखिए अरविंद जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आपने पहली बात करी उसका मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ कि अखिलेश यादव जी एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है। इसमें कहीं कोई किसी बात में कोई संदेह नहीं है। मुझे पार्टी से आज विदा हुए लगभग 1 वर्ष हो गया, लेकिन मैं ये बात पुरजोर तरीके से हर बार कहती हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। चारित्रिक रूप से बहुत अच्छे इंसान है और व्यवहारिक रूप से भी बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है और बड़ी अफसोस की बात है, और इस पर मुझे बार बार कहने के बाद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पर मंथन भी नहीं करते। उनके आसपास कुछ दलाल किस्म के लोग जुड़े हैं। जब जब चुनाव आता है तब तक वो लोग टिकट बेचने का काम करते हैं। ये बात भी मुझे लगता है शायद अखिलेश यादव जी की नॉलेज में आती होगी। वो जो सही व्यक्ति होते हैं उनकी रिपोर्ट नहीं देते, वो सही व्यक्ति को टिकट नहीं देने देते, वो कहीं गलत। अगर आप देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सरकार बनाने के फ्रेम में आ गई थी, लेकिन टिकट का इतना गलत वितरण किया। कभी किसी को टिकट दिया, फिर उसका ले लिया, फिर उसको दूसरे को टिकट दिया, उसका ले लिया। जो चारों तरफ ये हौच पौच था, वो इस तरीके का माहौल पैदा करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग जो अदर पार्टियां हैं उनकी फंडिंग पर ये लोग पल रहे हैं, क्योंकि ये दलाल किस्म के लोगों ने पार्टी को पूरा सर्वनाश और सत्यानाश कर दिया। आप भी उनका नाम जानते हैं और मैं भी उनका नाम जानती हूँ, और यादव जी जो बैठे ये भी उनका नाम जानते हैं। और मुझे ये बड़ी बात का दुख होता है, क्योंकि जिस पार्टी को हमने 16 वर्ष दिए और मैंने श्री रामचरित मानस को जलाने पर जब अपनी आवाज उठाई, तो उसके पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। राजनीतिक उद्देश्य होता तो मैं किसी दल में इस समय जाकर के बात कर रही होती। मेरा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। मेरा उद्देश्य बार बार
ये बात कहना था समाजवादी पार्टी में कि इस तरीके के माहौल को जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, एक तरफ हम लोग सनातनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, और दूसरी तरफ आप उस विचारधारा को ही बिल्कुल पलट करके चलेंगे। जबकि मैं आपको ये बात आज गर्व से कह सकती हूँ कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो कभी इतना विरोध नहीं करता, लेकिन हिंदू समाज में कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने ला करके रख दिया। दूसरा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आए तो वो अपनी कुछ मंशा लेकर के आए थे। उनका एक लंबा राजनीतिक उतार चढ़ाव का एक, अगर आप देखें, भूतकाल है, भूत है, और उसमें पास्ट में उन्होंने क्या किया, कभी जनता दल में रहे, बसपा में रहे, बसपा में बहन मायावती जी ने उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया, लेकिन वो उनके भी नहीं हो सके। फिर वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, तब उन्होंने कभी प्रभु श्री राम का विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी में आकर के, क्योंकि उनकी ये स्थिति थी, उनको एक नई पार्टी बनानी थी और यहाँ के वोटर्स को तोड़ना था, ऐसा कुछ था, यहाँ के समर्थकों को लेकर के जाना था। लेकिन अखिलेश जी इस रणनीति को भी नहीं भाप पाए, और जब हम जैसे लोगों ने ये बात कही तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं उनके बाकायदा, उनसे मेरा कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं था, मैं उनसे फोन से लेकर के मैसेज के माध्यम से हमेशा बात करती थी, मिलती थी, तो मैंने उनको जब ये सारी चीजें रखी तो एक दल जो वहां का एक ऐसा टिड्डी दल है जो कि इस पर आगे हो गया कि भाई ये तो ब्राह्मण है, ये तो पार्टी छोड़ेंगी, ये मनुवादी है, इनकी विचारधारा खराब है और ये भाजपा की एजेंट है, ये आरएसएस की है, इस तरीके की मानसिकता फैलाकर उस जो सही एक राय। ठीक है रोली जी, आपने अब मुझे लगता है कि अपनी सारी बात कह दी। अशोक जी, मैं इस पे आपका जवाब चाहता हूं कि रोली जी ने जितने भी बातें कही हैं, आप उसको एज ए समाजवादी पार्टी आप भी चाहेंगे कि पार्टी में सही लोगों को टिकट मिले, आप भी चाहेंगे कि पार्टी जीते। मुझे अखिलेश यादव जी के साथ यात्रा करने का मौका मिला था, मुझे याद है, मैं जौनपुर और अच्छी खासी लंबी यात्रा की थी मैंने अखिलेश जी के साथ 2022 का जो चुनाव था, और मैं आपको बताऊं कि इतनी भीड़ थी, मैं खुद इस बात से हैरान था कि इतनी भीड़ होने के बाद आखिर जब चुनाव का रिजल्ट आया, वो चुनाव परिणाम में क्यों नहीं बदला, ये मैं सोचता रह गया। और फिर बाद में जब एनालिसिस हुई, जैसे मैं मिर्जापुर की ही बात करूं तो मिर्जापुर में कई सीटें जो है उन्होंने पल्लवी पटेल की पार्टी को दे दिया था, और उसमें जबकि समाजवादी पार्टी के कई सारे मजबूत लोग थे ऐसे जो चुनाव उस समय जीत सकते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो सवाल यह है कि टिकटों का बंटवारा तो बहुत महत्वपूर्ण है अशोक जी, और आप चूंकि इतनी लंबी पुराने दिनों से राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो मैं समझता हूं कि इस बात को आप समझते होंगे। देखिए, रोली जी का जो बात वो बोल रही हैं, हो सकता है उनका व्यक्तिगत किसी से टकराव रहा हो हमारे पार्टी में, क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ पर्सनल इश्यूज रहते हैं हर पार्टी में। किसी न किसी नेता का हो सकता है, किसी न किसी नेता से कोई पर्सनल इशू रहा हो, इनका भी कुछ रहा होगा, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, दलाल और क्या क्या। तो मुझे नहीं लगता कि जी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की। यादव जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव जी से लेकर के आदरणीय रामगोपाल यादव जी से लेकर के शिवपाल चाचा से लेकर के, चाहे वो धर्मेंद्र यादव जी हो, चाहे वो अक्षय यादव जी हो, और चाहे वो तेज प्रताप यादव जी हो। भाई देखिए रोली जी एक मिनट, रोली जी सुन लीजिए जरा, रोली जी सुन लीजिए जरा सा प्लीज। हाँ जी देखिए, इस तरह की बातें इस तरह की बातें नहीं करिए रोली जी, अशोक जी को अपनी बात कहने दीजिए। खैर देखिए, सच्चाई किसी से छुपती नहीं है, मैं आपको बता दूं, और परिणाम भी सबके सामने आता है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं। अशोक जी आप फाइनल कमेंट दीजिए, फिर मैं राकेश सिंह के साथ हम लोग जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर राकेश सिंह की ऐसी कौन सी बात अखिलेश यादव के साथ हो गई जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अशोक जी आप बताइए भैया प्लीज। देखिए, मैं यही कह रहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ दलाल है, ये है वो है, ये सब खाली बातें हैं, बिना मतलब की बातें, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी पूरी बनी रहती है, वो विधानसभा वार जो सर्वे हमारा 2-3 राउंड का सर्वे होता है, उस सर्वे के आधार पे 2, 3, 4, 5 प्रत्याशियों का बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसमें से जो बेस्ट प्रत्याशी होता है उसको टिकट मिलता है। ऐसा नहीं होता। सुन लीजिए, फिर जब आप आपको मौका देंगे तब हम सब खत्म करेंगे इसको, प्लीज सुन लीजिए। रोली जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन, अशोक जी प्लीज, टिकट का वितरण जो है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति हम ही चाहे हम ही एक टिकट लेके जाए किसी को बांटा है, ऐसे थोड़ी होता है किसी भी राजनीतिक दल में। ये बताइए पूरा पैनल वाला था अशोक जी, ये जो पीडीए का निर्णय था कि जया बच्चन को देना है, ये आपकी कमेटी ने तय किया था, आलोक रंजन को देना है और रामजी लाल सोमन को तो समझ में आ रहा था कि भाई पीडीए थे, बाकी लोगों का किसने तय किया था? वो तो अखिलेश जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी ने तय किया होगा। तो खैर देखिए, ऐसा है कि जी देखिए, राज्यसभा का जो बात आप लगातार कई दिनों से चल रही चर्चा में, राज्यसभा में 3 टिकट था,
और अभी हमने 32 जो टिकट दिए लोकसभा का, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही, जहां पे करेंगे 95% अभी हमने चर्चा पीडीओ को करेंगे। दिया है। जब आप टिकटों को बदलेंगे तब अरविंद चर्चा जी, करेंगे, आप देखिए, चिंता मत करिए, हम चर्चा करेंगे। अरविंद रोली जी, आपका एक शॉर्ट कमेंट लेके हम अरविंद खत्म जी, करते हैं। हमारे साथ राकेश सिंह जुड़े हुए हैं जी। यादव जी को मैं बता देना चाहती हूँ, आगरा दक्षिण एक सीट है जहां से 2016 में मेरा भी टिकट हुआ था। 2022 में मैं विभिन्न परिस्थितियों की वजह से वहां से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे अपने लोग थे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और वहां 5 साल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लगातार सामने से लड़ाई लड़ी थी। और टिकट किसको दिया? एक दलाल गया, जिस दिन टिकट घोषित होना है, एक दलाल गया और भारतीय जनता पार्टी के एक दोयम दर्जे के नेता को, दोयम दो नेता भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की उसकी पूछ नहीं है, बस वो था कि वो कोषाध्यक्ष था, बनिया था, उसका थैला लेके दलाल गया और जाकर के वो टिकट आगरा दक्षिण सीट का आप देख लीजिएगा, वो एक दिन पहले तक लिख रहा था आपकी बार मोदी सरकार। चलिए रोली जी, ये इसके लिए आप अशोक यादव जी के साथ बैठ के मेरे ख्याल से आमने सामने बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टिकट दे दिया गया। रोली जी, मैं समझता हूँ आप दोनों लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आप दोनों लोग ने अपना कीमती समय दिया इंडिया न्यूज को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राकेश सिंह जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने पार्टी से बगावत क्यों की और आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उनको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ गई। राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप देखिए लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे थे और मैंने आपके संघर्ष को, सड़क पे धरना को, प्रदर्शन को, लड़ने को, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और हम लोगों ने खबरों को लेकर हम लोग की कई बार आपस में बात भी हुई है। मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से आपको ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और आप जो है जिसके साथ वर्षों से थे उनका साथ आपको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि पार्टी में कार्यकर्ता धुरी होता है। कार्यकर्ता ही पार्टी को खड़ा करता है, बूथ पे हमारे लिए लड़ता है, सड़क पे आंदोलन करता है, पुलिस की लाठी खाता है, उसके ऊपर मुकदमा लिखे जाते हैं, जेल जाता है, जमानत कराता है, सालों साल तक तारीखों पे अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ के दौड़ता रहता है। अंत तक कुछ तो बच जाते हैं, छूट जाते हैं, कुछ सजा भी पा जाते हैं जी। पार्टी खड़ी होती है, पार्टी में कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है। मैं 2 राज्यसभा का उदाहरण देना चाहता हूं। जी हाँ। पीछे 3 राज्यसभा बनाए गए। कपिल सिब्बल जी हमारी पार्टी के पैनल से राज्यसभा निर्वाचित हुए। हमारी पार्टी के प्रति ना तो उनका कोई योगदान था, ना कभी वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के कभी काम आए थे। और मुझे तो यहां तक ज्ञान है कि एक कार्यकर्ता के लिए कहीं वकील के रूप में उनको उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। नहीं, लेकिन राकेश जी, अखिलेश यादव को तो काम आए थे ना, अखिलेश यादव के तो मुकदमे लड़ रहे थे वो। पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा करता है। मैंने सबसे पहले शुरुआत ही किया कि कार्यकर्ता अब खून पसीना जलाता है, अपने पूरे जीवन को पार्टी में खड़ा करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए न्यौछावर कर देता है। अपने बिना भविष्य की चिंता किए, अपने बुढ़ापे की बिना चिंता किए, अपने बच्चों के बिना पढ़ाई की चिंता किए पूरे जीवन को लगा देता है पार्टी के लिए, तब जाके पार्टी खड़ी होती है। सबको विश्वास में लेना पड़ेगा, नेतृत्व को सबको विश्वास में लेना पड़ेगा। नेतृत्व ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई एक आदमी विश्वास में आ जाए और सब फैसले ले। मैं जैन की बात करता हूं, जैन जी आपको छोड़ के चले गए, आपने राज्यसभा बनाया। अभी आपने लेटेस्ट 3 जो है राज्यसभा के कैंडिडेट घोषित किए, हाथ जोड़ के कैंडिडेट वोट भी नहीं मांग सकते अगर विधायकों से जो उनके मतदाता हैं, जिनके केवल 37-38 मतदाता हैं, 36 मतदाता हैं, उनसे भी आप वोट नहीं मांग सकते हैं। तो बताइए कैसे चलेगा। पहली बैठक हुई, पहली बैठक में लालजी राम सुमन तो हमारे सीनियर नेता हैं, पुराने समाजवादी हैं, वो आए बैठे, लेकिन लोग कहते रहे कि हाथ जोड़ के वोट मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने वो हाथ जोड़ने की जहमत नहीं उठाई विधायकों के सामने। दोनों कैंडिडेट बाकी 5 बार से हम एक को राज्यसभा भेज रहे हैं, एक राज्यसभा सदस्य को। कोई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का एक फोटो अगल बगल में खड़ा होकर खिंचवा ले तो अंग्रेजी में डांट खाता है वो कार्यकर्ता
किसी कार्यकर्ता के दुख दर्द में मैंने पिछले 20 साल में उनको कहीं नहीं देखा है, और लगातार आप उनको राज्यसभा बना रहे हैं। पूरा परिवार भाजपा का प्रचार करता है, आप उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं। आलोक रंजन जी को हमने अभी, अगर हमारे कार्यकर्ताओं के पार्टी के मिल जाए तो उनको कार्यकर्ता, जो जमीन के कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, वो कार्यकर्ता आलोक रंजन को पहचान भी नहीं सकता है, वो राज्यसभा के कैंडिडेट हो गए। आखिर संघर्ष करेगा कार्यकर्ता, पार्टी को खड़ा करेगा कार्यकर्ता, और जब पद और प्रतिष्ठा और कार्यकर्ता को सम्मान देने की बात आएगी तो ये लोग आ जाएंगे जिनका पार्टी को बनाने में ना तो कोई योगदान है, ना कार्यकर्ता के दुख दर्द के साथी हैं। तो क्या होगा? आज हमने ये कि हमको लगा कि इन तीनों कार्यकर्ताओं से बेहतर कैंडिडेटों से बेहतर कैंडिडेट संजय सेठ हैं, जो हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, हमारी पार्टी के साथ वो खड़े रहते थे, हम लोगों ने उनको वोट किया। और ये वोट को तो अपने विचार से देने का है, इसमें कोई हित नहीं जारी होती। आप अपने मन से अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन, ऐसा संविधान में है। राकेश जी, आपने कभी इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आपने इतनी सारी बात बताई, उनके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग जरा उनके आसपास के रहने वाले लोगों के बारे में भी डिस्कस करें कि वो कौन लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी सलाह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चलते हैं, यानी अखिलेश यादव जी चलते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि उनका जो पीडीए का नारा था, क्योंकि पल्लवी पटेल तो उनके साथ ही हैं अभी भी, पल्लवी पटेल ने उनको चेतावनी भी दे दी कि भाई हम जो है सिर्फ पीडीए के कैंडिडेट को वोट देंगे। पल्लवी पटेल भी जी अरविंद जी, मैं रोकूंगा आपको जी। हमको लगता है कि पल्लवी पटेल भी उनके साथ नहीं है। जो पीपी करके वोट अनबैलेट हुआ है, वो पल्लवी पटेल ने ही अनबैलेट किया है। पल्लवी पटेल। अच्छा, जो पीपी वाला वोट है वो पल्लवी पटेल का ही है। इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता, ऐसा वहां पे अंदर से बातें निकल के आई हैं। मैंने तो ना, मैं एजेंट था ना, मैं काउंटिंग में था, लेकिन यहाँ वो विधानसभा में ऐसी चर्चा थी कि वो पीपी पल्लवी पटेल का अनवैलिड वोट हुआ है। मैं इसको विश्वास के साथ नहीं कह सकता, मैं इसको गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा वहां लोग कह रहे थे। दूसरी बात, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ के समाजवादी पार्टी में आए थे। हम माननीय पूजनीय नेताजी को सुन के समाजवादी पार्टी में आए थे। हम माननीय अखिलेश यादव जी की ऊर्जावान नेतृत्व पे भरोसा करके समाजवादी पार्टी में आए थे। हम पेरियार को पढ़ के समाजवादी पार्टी में नहीं आए थे। आज पेरियार को पढ़ के आने वाले लोगों की भरमार हो गई है समाजवादी पार्टी में, और उन्हीं की बात माना जा रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। नहीं, मेरे मन में एक सवाल था, क्योंकि मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं कि आपकी कभी अखिलेश जी से बात होती है तो आप कभी उनको इस बात के लिए नहीं कहते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है पत्रकार के तौर पे अपनी बात कहना और उनसे पूछना कि भाई समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और मुलायम सिंह को भी हमने बड़ा नजदीक से देखा है, और रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को भी मैंने नजदीक से देखा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव को जो मैंने देखा है, उस हिसाब से मुलायम सिंह यादव सुनते सबकी थे, राय सबकी लेते थे, और राजनीतिक तौर पे जो बेहतर होता तो वही करते थे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव के जो सलाहकार हैं, उनके आसपास के रहने वाले लोगों की जो टोली है, वो टोली क्या इतनी सशक्त हो गई है कि अखिलेश यादव तक बातों को पहुंचने नहीं दे रही है, या अखिलेश यादव आप जैसे कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं? ये क्या इतना बड़ा परिवर्तन ये कैसे हो गया है राकेश जी? मैंने बताया आपको ना कि लोहिया को पढ़ने वाले, नेताजी को मानने वाले, अखिलेश जी पे भरोसा रखने वाले लोग आज दूर होते जा रहे हैं। पेरियार को मानने वाले लोग, पेरियार को पढ़ के आने वाले लोग आज वहां हावी हो गए हैं, और वो आम मजबूत जमीन के कार्यकर्ता की बातों को नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कुछ लोगों ने किया है, अगर इसमें सुधार ना हुआ तो सब लोग एक दिन कर जाएंगे, तब जमीन खिसक जाएगी और कुछ नहीं बचेगा, पैरों तले जमीन नहीं रह जाएगी। राकेश जी, एक और मेरे मन में सवाल था। मुझे याद है मनोज पांडे आपके ही साथी हैं, बड़े पुराने दिनों से समाजवादी पार्टी में थे। आप लोगों की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम विधानसभा की देखें, लेकिन आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे थे, जो आप पेरियार की बात कर रहे हैं, या जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात जिससे हम जोड़ सकते हैं,
जिन मुद्दों को आप लोग उठाना चाहते थे या कहना चाहते थे, राम की भी बात इससे मतलब इससे दूर नहीं है। भगवान राम को लेके भी जो बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी में या उनके नेताओं द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित कर रही थी। उसका कितना प्रभाव मानते हैं? भगवान राम को लेके जो बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि अभी मेरी बात हो रही थी अभय सिंह से, तो उन्होंने भी इस बात को कहा। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि भगवान राम को लेके जो समाजवादी पार्टी की जो नीति है, फिलहाल उन्होंने जो स्टैंड लेके रखा हुआ है, क्या वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था? बिल्कुल। हमारी सैकड़ों पीढ़ियां राम मंदिर के निर्माण के लिए लड़ते लड़ते उनके हफ्ते हफ्ते आक्रांताओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। उनके बच्चे सपने सजाए रहे कि राम मंदिर वो हमारे पूर्वज नहीं बना पाए तो हम बनाएंगे। इस तरह से ये चला आता रहा और आज हमारे जीवन काल में राम मंदिर बना। हमने एक पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष जी को कि हम सभी विधायकों की इच्छा है कि आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ले जाइए। कोई व्यवस्था नहीं हो पाई होगी, नहीं ले जा पाए, लेकिन अगर राम जी के दर्शन के लिए जब एक बार विधानसभा अध्यक्ष किसी दल ने, हम सारे दल के लोग निर्विरोध उनको चुनते हैं और सारे दल के लोग अपना संरक्षक उनको मानते हैं। उन्होंने जब निर्णय लिया कि चलिए इस दिन हम चल रहे हैं, तो हम सबको जाना चाहिए। उस दिन बहुत आहत हुआ था, मन को पीड़ा हुई थी कि भगवान राम का दर्शन अपने सभी साथी विधायकों के साथ नहीं कर पा रहा हूं। तो उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ले ली, उसके पहले ही ले ली थी जब 22 तारीख को नहीं जा पाया था, कि अब जब भी भगवान राम का दर्शन करूंगा तो अपने गौरीगंज मुख्यालय से अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ पैदल अयोध्या तक जाके ही भगवान राम का दर्शन करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं उसी पे आऊंगा कि आप पीडीए को भगवान मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बौद्ध जी को मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप गुरु नानक को मानिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप इस्लाम को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हिंदू धर्म को गाली दीजिए, आप सनातन को गाली दीजिए, आप हिंदू धर्म को धोखा कहिए, आप देवी देवताओं को अपमानित कीजिए, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता है। प्रभु राम हम सबके रोम रोम में हैं, हर सांस में है, सोच में है, संकल्प में है, परिकल्पना में है। बिना प्रभु राम की इच्छा के हम एक सांस नहीं ले सकते हैं, और अगर उनका अपमान होगा तो सब कुछ छोड़ के उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधायक रहूं ना रहूं, पहले भी कहा है, राजनीति रहे ना रहे, सदन में रहूं या सड़क पर रहूं, लेकिन ना तो धर्म से समझौता हो सकता है, ना धार्मिक भावनाओं से समझौता हो सकता है, ना सनातन से, ना हिंदुत्व से समझौता हो सकता है। इससे कभी ना समझौता किया गया है, ना किया जाएगा। राकेश जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। भगवान राम का दर्शन करने के लिए रोका जाएगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जी, मेरा यही कहना है ना, होई है वही जो राम रुचि राखा। अब मुझे ये बताइए कि अब राजनीति किस तरफ जा रही है, राजनीति में अब क्या होगा? देखिए, राजनीति जिस तरफ जा रही है उसको पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। हमको अपने आप को ठीक करना होगा, हमको अपने आप को दुरुस्त करना होगा, हमको अपने मनोभाव को ठीक करना होगा। हम अपने धर्म का सम्मान करें, हम अपने धर्म के लिए, मैं तो कहता हूं 5 टाइम आपको नमाज पढ़ना चाहिए। अगर आप इस्लाम को मानते हैं, आप भगवान हिंदू हैं, तो आपको सुबह पूजा करनी चाहिए, आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। और मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि आप जब वैष्णो माँ की यात्रा कर रहे होते हैं, तो वहां कोई भी आपके सामने आता है तो आपको उसमें बहन का रूप दिखता है, उसमें माँ का रूप दिखता है, और आपके मुंह पे निकलता है जय माता दी। आप मंदिर में 100 रुपए पाते हैं तो उसको उठा के 200 रुपए पड़ा पाते हैं, किसी का गिर गया तो उसको दान पात्र में डालते हैं या पुजारी जी को दे देते हैं। इसी प्रकार से जब आप नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, वहां आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए मिलता है तो आप मौलवी को दे देते हैं। मेरा केवल इस उदाहरण देने का उद्देश्य यह है कि आप धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होंगे तो गलत कामों से बचेंगे, हमेशा सही की दिशा में चलेंगे, जन कल्याण की बात करेंगे, समाज कल्याण की बात करेंगे, देश की उत्थान की बात करेंगे। और जब आप धार्मिक भावनाओं से अलग जाएंगे, आपको चौराहे पे 500 रुपए पड़ा मिले तो आप उसको तुरंत ले जाके पार्टी करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जो जिस धर्म में ऊपर वाले ने जिसको भेजा है उसको उस धर्म का सम्मान करना चाहिए, और दूसरे के धर्म पे टिप्पणी करने वाला आदमी अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने धर्म के साथ भी धोखा कर रहा है।
राकेश जी, मुझे ये भी जानकारी मिली कि कई लोगों को इकट्ठा करने में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है। नहीं, सब मुझे तो लगता है कि अगर 9वां कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी की होती और अच्छा कैंडिडेट होता तो वो भी जीत जाता। मुझे लगता है मेरे सवाल को आपने ट्विस्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि सब लोगों को इकट्ठा करने में आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। अब आपने इसको ट्विस्ट कर दिया कि भाई अगर 9वां खड़ा होता, 10वां खड़ा होता तो जीत जाता। आपने मेरे सवाल को ही घुमा दिया। मैं जो पूछ रहा हूं, अगर उसका जवाब दे सके तो आप दीजिए कि कैसे लोगों को आपने इकट्ठा किया। देखिए, मैं अभय सिंह की भी बात सुन रहा था, मनोज पांडे की भी बात सुन रहा था, और आपकी बात भी सुन रहा हूं मैं। देखिए, कोई किसी को इकट्ठा नहीं किया है, सबके अपने मन की स्थिति है। विधायक कोई आम जनता नहीं है, विधायक को कोई समझा नहीं सकता है। 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे प्रत्याशी लोग हमसे भले ना वोट मांगते हो हाथ जोड़ के, लेकिन हम 4 लाख जनता के बीच में जाके उसके अंगूठे तक को छूने का काम करते हैं। पैर उसके घुटने पे नहीं छूते हैं, उसके अंगूठे पे छूते हैं। तो ये 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को ना तो कोई गुमराह कर सकता है, ना इकट्ठा कर सकता है। सबके अपने मन की पीड़ा थी, सब ने एक दूसरे से बात किया और सब ने ये कहा कि ना तो कोई शर्त, ना तो कोई और व्यवस्था, केवल एक चीज कि इन तीनों कैंडिडेट ये वोट देने लायक नहीं है। जो कैंडिडेट वोट देने लायक है उसको वोट दिया जाए, उसको जिताया जाए, और जिस कैंडिडेट को हमने वोट दिया उसको वो कैंडिडेट जीता है। हमारा कोई इसमें योगदान नहीं है। सबकी अपनी अपनी पीड़ा थी, और लोगों की और पीड़ा थी। आवश्यकता नहीं थी, नहीं और लोग आ गए होते, आ भी रहे थे। 2-3 लोग तो आके लौटे हैं कि नहीं जरूरत है। अब वो सब चीजें खोलने की जरूरत नहीं है, सबके राजनीतिक अपने भविष्य हैं। राकेश जी, मैं तो देखिए यही कहूंगा